तो स्वागत है आप सबका मेरे चैनल प्रेम अनफिल्टर्ड के एक और नए एपिसोड में और मैं हूं आपका हमदम आपका दोस्त प्रेम। तो मेरी जान आपने स्ट्रेंजर थिंग्स की इन्फिनिटी वॉर देख ली। अब मोस्ट प्रोबेबली 2024-2025 में हमें स्ट्रेंजर थिंग्स की एंड गेम भी देखने को मिलेगी। इतना लेट क्यों वो बताऊंगा, लेकिन पहले जिन लोगों को नेटफ्लिक्स के लिए स्ट्रेंजर थिंग्स की क्या अहमियत है ये नहीं पता, उनके लिए एक बासी खबर सुना देता हूँ। 1 जुलाई को जैसे ही नेटफ्लिक्स पे स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 वॉल्यूम 2 ड्रॉप हुआ था, पूरा का पूरा नेटफ्लिक्स का सर्वर क्रैश हो गया था। इतना ज्यादा क्रेज है स्ट्रेंजर थिंग्स को लेके लोगों में। इवन मैंने सोशल मीडिया पे स्ट्रेंजर थिंग्स से रिलेटेड बहुत से लोगों के कमेंट्स भी पढ़े। बहुत से लोग इस सीरीज के बाद अपना नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन कैंसिल करने वाले हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तो मेरी जान स्ट्रेंजर थिंग्स का ये वाला सीजन नो डाउट अब तक का बेस्ट सीजन था मेरे हिसाब से, बट और ज्यादा अच्छा हो सकता था, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट महसूस हुई। एंड आई एम श्योर आप में से बहुत से लोगों को हुई होगी। उसके बारे में बात करेंगे। अब देखो, इस सीजन ने हमें काफी सारे सवालों के जवाब दिए जो कि पिछले कई सीजन से चले आ रहे थे, जिनमें से सबसे बड़ा सवाल था कि अपसाइड डाउन वर्ल्ड का 11 ने सिर्फ गेट खोला है या फिर खुद से उसको क्रिएट किया है, जिसका जवाब हमें मिल गया कि उसने सिर्फ गेट खोला है, वो एज अ डिफरेंट डायमेंशन पहले से एग्जिस्ट करता था। तो वहीं कुछ नए सवाल भी खड़े कर दिए, जैसे कि अगर वेकना का प्लान सक्सेसफुल हो गया अपसाइड डाउन वर्ल्ड के और नॉर्मल वर्ल्ड के बीच की सरहदें तोड़ने का, जो कि उसके 4 लोगों के शिकार करने के साथ ही पूरा होना था, जिसमें चौथी मैक्स थी, तो फिर मैक्स जिंदा कैसे बच गई? और इसके सीजन 5 से हम क्या उम्मीदें लगा सकते हैं? क्या वो हमें हमारी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से डिलीवर कर पाएंगे? क्योंकि पॉपुलर शोज का इतिहास रहा है, मोस्टली ये लोग फाइनल सीजन में जाके हकते हैं। तो ऐसे ही कुछ और सवालों के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरी इस सीजन को लेकर डिसअपॉइंटमेंट के बारे में, और वो थी इसका 2 वॉल्यूम्स में रिलीज होना। अब देखो, किसी भी सीरीज को देखने के, उसको प्रॉपर कंज्यूम करने के 2 बेस्ट तरीके हैं। या तो उसको पूरी एक साथ ड्रॉप कर दो, हम बिंज वॉच करके देख लेंगे, जैसा कि नेटफ्लिक्स अपने कंपटीटर डिज्नी प्लस के मार्केट में आने से पहले करता था, और जो कि स्ट्रेंजर थिंग्स के पुराने सीजन के साथ भी हुआ। पूरा सीजन आया और हम एक साथ बैठ के एक ही बारी में एक ही रात में बैठ के चाट गए उसको। और दूसरा तरीका है जैसे डिज्नी प्लस करता है, हर वीक एक नया एपिसोड ड्रॉप करता है, सेम जैसे CW वाले करते हैं, फ्लैश, सुपरमैन, लुइस एंड वगैरह के साथ। अब देखो, ठीक है, नेटफ्लिक्स की अपनी एक अलग स्ट्रेटेजी है, उसको अपना मार्केट अपने हिसाब से चलाना है, बट एज ए यूजर, एज ए कंज्यूमर, हमारा चूता जरूर कटा है, और वो भी बहुत गंदे वाला कटा है। अब देखो, ये जो दोनों तरीके हैं किसी भी सीरीज को कंज्यूम करने के, ये उन सीरीज की फिल्म मेकिंग में भी बहुत बड़ा इंपैक्ट डालते हैं। सीरीज के मेकर्स को, इसके डायरेक्टर्स को शुरू से पता होता है कि ये सीरीज एक साथ ड्रॉप होगी या फिर वीकली, सो दैट वो उसी हिसाब से वैल्यू ऐड करते हैं किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे, किसी पर्टिकुलर सीन में। आप इमेजिन करो कि स्ट्रेंजर थिंग्स के एपिसोड आपको वीकली मिले देखने को, क्या लगता है वो फील आएगा जो इसको बिंज वॉच करने में आता है? नहीं, क्योंकि इसकी फिल्म मेकिंग की स्टाइल ही वही है कि इसको बिंज वॉच करके देखा जाए। अब इसको 2 वॉल्यूम्स में निकाल के खुद इन्होंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी, साथ ही ऑडियंस का भी कनेक्शन ब्रेक हुआ एपिसोड 8 के साथ। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मार्केट में बहुत सारे रिव्यू, बहुत सारे क्रिटिक्स बोल रहे हैं कि इसका एपिसोड 8 काफी ज्यादा अननेसेसरीली स्ट्रेच फील हो रहा था। अब इसका जवाब मैं देता हूँ क्यों। वो इसलिए क्योंकि इस शो की फील ही वैसी है कि ये फर्स्ट एपिसोड से लेके जो बिल्डअप देना शुरू करता है, वो क्लाइमैक्स में जाके डिलीवर कर देता है, एंड ऑडियंस को वही पसंद भी आता है। अब या तो इसी वॉल्यूम 2 को देखने से पहले वॉल्यूम 1 को दोबारा देखो, और फिर बिंज वॉच करो वॉल्यूम 2 को साथ में। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग, स्ट्रेंजर थिंग्स उन शोज में से है जिनकी रीवॉचेबिलिटी बहुत कम है, फॉर मी एटलीस्ट। वन टाइम वॉच के लिए ये शो एकदम परफेक्ट है। नहीं, ये मेरा मानना है, आपका मानना अलग हो सकता है। तो चलो अब हम कहानी पे फोकस करते हैं, फालतू ज्ञान बहुत पेल लिया। मैंने स्ट्रेंजर थिंग्स के वॉल्यूम 1 के रिव्यू में एक बात बोली थी, यहाँ पे मैं उसको थोड़ा और डिस्क्राइब करूंगा। वो ये कि शो की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है वो है इसके कुछ सेट पैटर्न्स, जो कि अगर ये एक लिमिटेड सीजन तक चलेगी तो इस सीरीज के लिए प्लस पॉइंट्स की तरह काम करते हैं, और अगर इससे माल बनाने के चक्कर में जबरदस्ती के सीजन देने की कोशिश की गई तो सबसे बड़ा डिजास्टर भी साबित हो सकते हैं। शो के शुरुआती एपिसोड्स में कैरेक्टर 3-4 टीम्स में डिवाइड होने लगते हैं, और ये क्लियर हो जाता है कि क्लाइमैक्स तक आते आते वो लोग किस मॉन्स्टर या विलन के खिलाफ लड़ने वाले हैं। तो सब लोग अलग अलग टीम बना के अपने अपने लेवल पे एक दूसरे की हेल्प करते हैं, और इस सीजन में भी वैसा ही हुआ। एक तरफ डस्टिन गैंग है, दूसरी तरफ स्टीव की नाजायज फैमिली है, एक तरफ हॉपर एंड टीम है, एंड वहीं कहानी का एक सिरा 11 एंड पार्टी की तरफ भी जाता है। अब देखो, ये पैटर्न सेम है इसके फर्स्ट सीजन से, लेकिन फिर भी इसको देखने में मजा क्यों आता है? क्योंकि ये लोग सीजन दर सीजन इसमें नए नए कैरेक्टर्स को इंक्लूड करके इस चीज को इंटरेस्टिंग बनाते रहते हैं। एंड ये लोग जो तैयारी करते हैं क्लाइमैक्स के लिए, जो DIY वेपन्स बनाते हैं, ये डिफरेंट गेटअप्स लेते हैं, मिलिट्री पैंट पहन के, कैप लगा के, सर पे कफन बांध के जो निकलते हैं, ये कूल लगता है यार, जुगाड़ तगड़े हैं इनके। और इस बार तो मुझे डस्टिन का गेटअप सबसे तगड़ा लगा था। ये कौन से चील पर ही बना घूम रहा है यार। खैर, ये बात इस शो की सबसे ज्यादा कूल लगती है कि यहाँ पे कोई एक अकेला हीरो नहीं है, कोई एक अकेला लीड नहीं है। यहाँ पे सब अपने लेवल पे हीरोगिरी दिखा रहे हैं, और शायद यही चीज इसको मास ऑडियंस के साथ कनेक्ट भी करती है। बट इसका एक माइनस पॉइंट भी है, और वो ये कि इसकी जो ओरिजिनल चौकड़ी थी, उनमें से मोस्टली कैरेक्टर्स के आर्क उतने अच्छे से डेवलप नहीं हो पाए जितने की सीजन 1 में इंपॉर्टेंट लग रहे थे। मतलब ओरिजिनल चारों में से आई थिंक एक डस्टिनी है जो एज ए कैरेक्टर प्रॉपर डेवलप हो पाया है, और कुछ हद तक लूकस भी। पर जहां तक बात आती है माइक एंड विल की, तो उन दोनों का होना ना होना बराबर है इस सीरीज में। माइक जहां सिर्फ 11 को मेंटली सपोर्ट करने के लिए शो में है, वहीं विल सिर्फ इसलिए है इस शो में क्योंकि उसके गर्दन के पीछे एक सनसनाहट होती है जब अपसाइड डाउन
उनके हाई माइंड में कुछ हलचल होती है। वैसे यार जिस हिसाब से इसको गर्दन पे सुरसुराहट महसूस होती है इतनी, अगर गलती से कोई इसको बहुत ज्यादा वाइल्ड फैंटेसी टाइप की नेचर वाली वाइफ मिल गई तो ये तो रात को पूरा मोहल्ला सर पे उठा लेगा। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। वैसे जब बात कैरेक्टर आर्क डेवलपमेंट की हुई है तो बिना एडी के बात पूरी हो जाए ऐसा कैसे हो सकता है। बेस्ट रिटन कैरेक्टर इन अ सिंगल सीजन, मतलब प्यार हो जाता है यार इस बंदे से। इस बंदे का कैरेक्टर एपिसोड 1 में कहां से स्टार्ट हुआ था और कहां पे इसकी डेथ पे जाके खत्म हुआ। अब देखो एडी की मौत कोई बहुत बहादुरी वाली नहीं थी, वो किसी बहुत बड़े शैतान से फाइट करते हुए नहीं मरा, सिर्फ कुछ शैतानी चमगादड़ों से निपटते हुए मरा है। बट फिर भी उसकी डेथ का कुछ मीनिंग था। वो आई थिंक डस्टिन के काफी ज्यादा करीब था और उसने उसको फुली प्रोटेक्ट किया जितना भी वो कर सकता था। सेम यही चीज मैंने बॉयज के हीरोइज्म वाले एपिसोड में बोली थी जब ए ट्रेन मर रहा था कि अगर ये मर जाता है दैट्स ओके, इसका आर्क ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बट ये बेटर मोड डिजर्व करता है। वो अलग बात है कि नेक्स्ट एपिसोड में उसे जिंदा कर दिया गया फिर से, बट किसी कैरेक्टर के लिए क्या होती है एक बेटर डेथ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और वो जवाब मिला एडी की डेथ के साथ। वो जिस तरह से मरते हुए अपनी फीलिंग्स डस्टिन के साथ शेयर करता है वो चीज किसी कैरेक्टर के आर्क को कंप्लीट बनाती है। अगर ए ट्रेन के पास भी मरते वक्त कोई होता उस वक्त उसकी फीलिंग्स शेयर करने के लिए तो उसको वहीं पे मर जाना चाहिए था, फिर उसको वापस जिंदा लेके आने की जरूरत नहीं थी। बिल्कुल वैसे ही जैसे ब्रेनर के कैरेक्टर के साथ हुआ। इसके ऊपर पूरा एक एपिसोड था पापा टाइटल से, लेकिन वो पूरा एपिसोड खाली ब्रेनर के लिए नहीं था बल्कि 11 के दूसरे पापा हॉपर के लिए भी था। 11 टूट जाती एंड में बिल्कुल अगर उसके एक पापा की जगह दूसरे पापा ना आए होते। हॉपर से मिलने के बाद उसका वो पहला डायलॉग कि मैं अभी भी दरवाजा 3 इंच खुला रखती हूँ, इस बात को दर्शाता है कि उसकी लाइफ में हॉपर के क्या मायने हैं, और अब तो बहुत ज्यादा जबकि वो उसका इकलौता पापा बचा है। खैर हम बात कर रहे थे ब्रेनर की डेथ की, तो काफी लोगों का मानना यह है कि वो सीजन 5 में वापस आ सकता है, बट मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा क्योंकि उसका आर्क कंप्लीटेड है। हाँ अगर सीजन 5 लास्ट नहीं होने वाला होता तो इसको वापस लेके आने का सेंस बनता, वरना तो इसकी डेथ का मीनिंग खत्म हो जाएगा। अब एक और सवाल कुछ लोगों के जहन में है कि जब 11 ने हेनरी को अपसाइड डाउन में भेजा था तो वहां पे फर्स्ट टाइम उसको माइंड फ्लेयर दिखा, तो फिर जब हेनरी छोटा था तो उसने उस वक्त उसकी ड्राइंग कैसे बनाई। तो इसका सिंपल सा जवाब है कि जब हेनरी अपसाइड डाउन में पहुंचा उस वक्त माइंड फ्लेयर नहीं था, वहां पे सिर्फ एक काइंड ऑफ डार्क फोर्स थी जिसको हेनरी ने अपनी पावर्स का यूज करके माइंड फ्लेयर का रूप दिया और उसी फोर्स को वो अब तक कंट्रोल कर रहा है। अब आते हैं कि मैक्स जिंदा कैसे बच गई, क्योंकि टेक्निकली उसका दिल धड़कना बंद हो चुका था और चूंकि वो वेक्ना की चौथी शिकार थी जिसका इस्तेमाल वेक्ना ने किया अपसाइड डाउन को ऊपर लाने के लिए, तो उसके जिंदा होने के पीछे 11 का हाथ है। क्योंकि मैक्स वो पहली शख्स थी 11 की लाइफ में जिसने उसको लाइफ में खुल के जीना, मस्ती करना, सोसाइटी में जाके ओपन अप एंड मिक्सअप होना सिखाया, सॉर्ट ऑफ अ गर्ल गैंग। तो उन दोनों के बीच का कनेक्शन, उन दोनों के बीच का बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग था, जिसकी वजह से 11 मरती हुई मैक्स के दिमाग में घुस के उसके साथ एक साइकिक कनेक्शन एस्टेब्लिश करती है एंड उसकी विल पावर के लिए एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह काम करती है, जिसकी वजह से मैक्स काइंड ऑफ कोमा में ही सही लेकिन जिंदा हो जाती है। अच्छा कुछ लोग सोचते होंगे कि 11 जब बाथटब में घुसती है तो पानी में इतना सारा नमक क्यों मिलाते हैं, तो वो इसलिए कि वो पानी में फ्लोट होती रहे, उसमें डूबे नहीं। जानता हूँ तुम्हें पता था बट मेरा मन था बताने का, मैंने बता दिया, कभी कभी चुपचाप सुन लिया करो यार। और हाँ उसका ये आंखों पे पट्टी बांध के कंसंट्रेट करने का जो तरीका है ये रियल लाइफ में भी काफी काम करता है, मैं बता रहा हूँ, मैं खुद प्रैक्टिस करता हूँ कभी कभी, तुम भी देखना करके कभी। नहीं 11 की तरह चीजें उड़ाने नहीं लगोगे, मतलब कंसंट्रेट कर पाओगे किसी एक थॉट पे, किसी एक काम पे, किसी एक पर्टिकुलर प्रोसेस पे। तो आई थिंक इस सीजन से जुड़े सभी मुश्किल सवालों के जवाब हम कवर कर चुके हैं जो भी इस साल यूपीएससी के एग्जाम में आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को कुछ भी समझ ना आए या आपका कोई सवाल हो अभी तक के किसी भी सीजन को लेके, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। चलते चलते मैं वॉल्यूम 2 के अपने कुछ फेवरेट मोमेंट्स और कुछ रोंगटे खड़े करने वाले शॉट शेयर करना चाहूंगा आप सबके साथ। मेरा मोस्ट फेवरेट सीन था अपसाइड डाउन में एडी का वो मेटालिक म्यूजिकल परफॉर्मेंस, जिसको कि मेरे साथ साथ डस्टिन भी भरपूर एंजॉय कर रहा था और मुझे इसलिए और ज्यादा मजा आ रहा था उस टाइम। फिर वो पूरे हॉकिंस शहर को चीरते हुए अपसाइड डाउन का ऊपर आना एंड उस वक्त जेसन की डेथ, वो जमीन के साथ साथ उसकी बॉडी को बीच से चीरते हुए निकल जाना, आई वाज रियली शॉक्ड एट दैट टाइम। तो अब सीजन 4 खत्म और 5 का इंतजार चालू। 2024-25 से पहले नहीं आने वाला, तो इंतजार लंबा होगा काफी, क्योंकि ये लोग शायद थोड़ा टाइम जंप लेने वाले हैं। एंड हॉपर चाचा ने भी बोला है एक इंटरव्यू में कि मेकर्स को टाइम चाहिए चीजों को अच्छे से डिलीवर करने के लिए और ताकि बच्चों की बढ़ती एज को भी जस्टिफाई किया जा सके। आई थिंक वैसे नेक्स्ट सीजन में 11 अपनी फुल पावर्स के साथ वेक्ना को पेलने के लिए वापस आने वाली है और उसकी पावर्स के लेवल को बढ़ाने में 11 को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में उसकी हेल्प करेंगे डॉक्टर ओवेंस। वो भी जिंदा है ना ब्रेनर का अधूरा काम पूरा करने के लिए, तो निपट लेंगे वेक्ना से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप सबके क्या विचार है इस मुद्दे को लेकर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और मेरी वीडियो कैसी लगी ये भी बताना। अगर अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए यार। 1000 सब्सक्राइबर और चाहिए 5000 पूरे करने के लिए। तो अगर वीडियो देख के मजा आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो वीडियो को। मजा अकेले अकेले क्यों ले रहे हो? बाकी अगर पर्सनली अपने दिल की कोई बात मुझसे चैटिंग में शेयर करनी है तो आ जाओ टेलीग्राम पे, और अगर ऑडियो कम्युनिकेशन के जरिए शेयर करनी है तो आ जाओ क्लब हाउस पे। हर वीक हीरोगैज़म की पार्टी होती है उधर, रूम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।